आज हम जानेंगे भारत का लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिनका पूरा जीवन सादगी व कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो कि एक शिक्षक थे, और माता का नाम राम दुलारी देवी था। काशी विश्वविद्यालय से शास्त्री की डिग्री लेने के बाद उनके नाम के अंत में शास्त्री लग गया। जब शास्त्री जी 1 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही उनके जीवन का संघर्ष भी शुरू हो गया। पिता का अभाव तथा गरीबी की मार ने राह में बाधा तो कई पैदा की, परंतु इन्हें आगे बढ़ने से रोक न सकी। घर में सब इन्हें नन्हे कहकर पुकारा करते थे। वे कई मील दूर नंगे पांव चलकर विद्यालय जाया करते थे। गर्मी से सड़कें तप रही हो या ठंड से पैर ठिठुर रहे हों, संघर्ष का यह क्रम निरंतर जारी रहता। बड़े होने के साथ ही इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए। 1930 में गांधी जी के साथ नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। हमारे तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के शब्दों में लाल बहादुर शास्त्री समय के महान पारखी थे। विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने समय के सदुपयोग का महत्व समझ लिया था। स्वतंत्रता संग्राम के एक मामूली सिपाही की तरह हर कठिन क्षण का हर्षपूर्वक वर्णन करते हुए समयानुसार छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य करते रहे। समय के प्रति उनकी ईमानदारी बढ़ती गई। देश के रेल मंत्री होते हुए रेल दुर्घटना होने पर उसका दोष अपने सिर लेकर उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना उचित समझा। सन 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत शास्त्री जी को प्रधानमंत्री चुना गया। इस समय देश का माहौल चुनौतियों से भरा था। देश का आत्मबल चीन युद्ध के परिणामों से टूटा हुआ था। देश कई तरह की आंतरिक और बाह्य समस्याओं से जूझ रहा था। जहां एक ओर पाकिस्तान सीमाओं पर आधुनिक हथियारों से लैस होकर युद्ध की तैयारियां कर रहा था, वहीं दूसरी ओर देश खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था। एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी खाद्यान्न आयात करना पड़ रहा था। सुरक्षा कोष में हथियारों को खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। ऐसे में शास्त्री जी के व्यक्तित्व को देखकर संसार ने समझा कि यह छोटा सा इंसान इतना बड़ा उत्तरदायित्व कैसे उठा पाएगा, परंतु उनका यह भ्रम आश्चर्य में बदल गया। इन चुनौतियों का न तो उनकी मुस्कान पर और न उनके निर्णय लेने की अक्षमता पर कोई प्रभाव पड़ा। अगस्त 1965 से युद्ध की भूमिका बना रहे पाकिस्तान ने 1 सितंबर को अचानक भारत पर हवाई हमला बोल दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तीनों सेनाओं के प्रमुख एवं शास्त्री जी की बैठक बुलाई। कमांडरों से सारी स्थिति सुनकर व समझकर शास्त्री जी ने कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। अपनी सेनाओं पर शास्त्री जी के इस विश्वास ने सेना का मनोबल बढ़ाया और
उनके नेतृत्व में देश ने युद्ध में विजय प्राप्त की। युद्ध के दौरान चीन ने भी भारत को धमकियां दी, पर इससे शास्त्री जी के दृढ़ निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनका एक ही लक्ष्य था, देश की रक्षा करना। युद्ध के दौरान देश में जो वातावरण था उसे वही लोग जानते हैं जो स्वयं उस माहौल में जी रहे थे। जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन दिनों टीवी, मीडिया जैसे आधुनिक साधन नहीं थे। संपर्क के लिए केवल भाषण, पत्र पत्रिकाएं एवं कहीं कहीं रेडियो जैसे साधन ही उपलब्ध थे। ऐसी स्थिति में एक प्रधानमंत्री का अपने देशवासियों तक संदेश पहुंचाना आसान नहीं था। यह तभी संभव हो सकता था जब वह नेता जनता का नेता हो। सुरक्षा कोष में धन की आवश्यकता थी। नए एवं आधुनिक हथियार खरीदने के लिए शास्त्री जी ने देश की महिलाओं से अपील की कि वे थोड़ा थोड़ा सोना राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान करें, जिससे आधुनिक हथियार खरीदे जा सके। आज के युग में यह सोचें तो विश्वास नहीं होता, पर उनकी इस अपील पर हजारों लाखों महिलाओं ने अपने सामर्थ्यानुसार गहने दान कर दिए। वह मशीनों का युग नहीं था। लोग स्वेटर व कपड़े अपने हाथों से घर पर ही बनाते थे। महिलाओं ने क्लब खोले जिसमें जवानों के लिए स्वेटर बनाए गए। जिस समय फौजी दस्ते सीमाओं पर जाते थे, लोग मिठाइयाँ, फूल, मालाएं, राखियां व उपहार लेकर जवानों का हौसला बढ़ाने स्टेशनों पर पहुंच जाते थे। जिस देश की सेना को उसके नागरिकों का इतना प्रोत्साहन मिले, उस देश की सेना का मनोबल क्यों न ऊंचा हो। यह युद्ध केवल हथियारों के बल पर नहीं, उस प्रोत्साहन से बढ़े मनोबल के बल पर जीता गया, जिसका श्रेय शास्त्री जी को मिलना चाहिए। केवल इस युद्ध की विजय उनकी उपलब्धि नहीं थी। देश अब अन्न की कमी से जूझ रहा था। तब उन्होंने कहा कि इतना बड़ा व उपजाऊ धरती वाला देश आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकता। जिनके पास जमीन हो वे साधन हो, वे अन्न उगाएं। उनकी इस अपील का प्रभाव पड़ा और जिसके पास जितनी जमीन थी उस पर लोगों ने हल चलाए। इस हरित क्रांति का इतना प्रभाव पड़ा, लोन खोदकर गेहूं उगाए गए। शास्त्री जी ने कहा कि यदि पूरा देश एक समय अन्न न खाए तो हमारी अनाज आयात करने की आवश्यकता बहुत कम हो सकती है। पूरे देश ने महीनों इसका पालन किया। जय जवान जय किसान केवल एक नारा नहीं था, एक अभियान था जिसे देशवासियों ने कार्यान्वित किया। 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के कारण युद्ध विराम घोषित किया गया। ताशकंद में पहले यूएसएसआर, अब उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और शास्त्री जी की बैठक हुई। सोवियत संघ के जनरल सेक्रेटरी कोसिजियन की अध्यक्षता में ताशकंद समझौता तैयार किया गया। उस पर दोनों नेताओं ने हस्ताक्षर किए तथा घोषणा की। उस रात को 1:32 पर अचानक हृदय गति रुक जाने से शास्त्री जी का निधन हो गया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस अवसर पर कहा था, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वे मैत्री व शांति का एक अमर कार्य कर गए। उनके कार्य को सफल करने के लिए हम यही कर सकते हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता और मेल से रहने का पूरी शक्ति से प्रयास करें। शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया। केवल 2 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने केवल देश ही नहीं, पूरे विश्व पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
उनकी ईमानदारी का इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि अपनी निजी संपत्ति के नाम पर उनके पास अपना एक घर भी नहीं था। एक पुरानी कार थी जिसे उन्होंने किश्तें देकर खरीदा था। भारत के इस लाल को हम एक कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ निश्चयी, चरित्रवान, ईमानदार, सरल, विनम्र एवं जनप्रिय नेता के रूप में याद करेंगे।